Hello students, today we are going to start with the video 4, okay, chapter Heredity and Evolution. डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन. अब हम लोग डार्विन्स थियरी देखेंगे ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. चार्ल्स डार्विन हैड collected innumerable specimens of plants and animals, and depending upon the observation of those specimens he published the theory of natural selection which preaches the survival of fittest. देखिए डार्विन्स के हिसाब से उन्होंने ये बोला था कि जो फिट है वही सर्वाइव करेगा एनवायरनमेंट में, ठीक है, और जो फिट नहीं है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा. तो एक किताब लिखी थी उन्होंने, उनकी किताब का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है. और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एक मंत्र था उनका, ठीक है. उन्होंने यही बोला था कि जो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट करेगा, ठीक है, और जो फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा ऑर्गेनिज्म, बाकी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. फॉर दिस पर्पज डार्विन हैज़ पब्लिश्ड अ बुक टाइटल ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. While explaining the concept, Darwin said that all the organisms reproduce prophically. Now, what is the meaning of prophically? इसका मतलब ये होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास काफ़ी क्षमता है, भरपूर क्षमता है रिप्रोड्यूस करने की. ऑल ऑर्गेनिज्म कम्पीट विद ईच अदर इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर. हर एक ऑर्गेनिज्म कम्पीट करता है एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, ठीक है, जिंदा रहने के लिए. In this competition, only those organisms sustain which shows the modification essential for winning the competition. However, besides this, natural selection also play an important role because nature selects only those organisms which are fit to live and rest perish. देखिए ऐसा होता है कि जो ऑर्गेनिज्म फिट होते हैं, ठीक है, जो जिसको नेचर सेलेक्ट करता है, ठीक है, नेचर उन्हीं को सेलेक्ट करता है जो फिट है, ठीक है, जो फिटेस्ट है वो ज़िंदा रहते हैं, ठीक है, और वो उनकी जो जनरेशन है वो बढ़ती रहती है, और बाकी ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स है, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. सस्टेनिंग एंड selected organism can perform the reproduction and thereby give rise to the new species with their own specific character. फिर उनकी जनरेशन बढ़ती है और नए नए कैरेक्टर्स हर एक जनरेशन में दिखते हैं. डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. बहुत समय तक डार्विन्स की थियरी एक्सेप्ट की जा रही थी. However, some objection were raised against this theory. Some of the main objection are, लेकिन फिर भी इनकी थियरी पे कुछ सवाल उठाए गए, ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्शन थे. पहला ऑब्जेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन. डार्विन्स के हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन ही खाली एवोल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल, लेकिन बहुत लोगों ने ये बताया है कि ऐसा नहीं है, खाली नेचुरल सिलेक्शन नहीं होते, और भी फैक्टर्स होते हैं एवोल्यूशन के लिए. Darwin did not mention any explanation about useful and useless modification. अब एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन में होता है, ऑर्गेनिज्म स्पीशीज बढ़ते हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, स्पीशीज में. तो कुछ कभी कभी ऐसे चेंजेस ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन के लिए या एनिमल्स के लिए यूज़फुल नहीं होते. तो ऐसे चेंजेस क्यों आते हैं जब यूज़फुल नहीं है, ठीक है, तो उसका जवाब नहीं था डार्विन्स के पास. देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड अब्रप्ट चेंजेस. देखिए एवोल्यूशन जब होता है बहुत स्लोली एंड स्टेडीली होता है, लेकिन कभी कभी एवोल्यूशन फास्ट भी होता है, ठीक है. उनका जवाब डार्विन्स के पास नहीं था. ऐसा क्यों? इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस ऑब्जेक्शन, डार्विन्स वर्क्स ऑन एवोल्यूशन हैज़ बीन अ माइलस्टोन. फिर भी डार्विन्स थियरी मानी जाती है इसके बावजूद, इसके ऑब्जेक्शन के बावजूद भी. इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट. चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 to 1882. The English biologist proposed the theory of evolution. He shows that all the species of living organisms have been gradually evolved over a period of thousands of years from the common ancestor. एक ही पूर्वज से, एक ही ancestor से सभी organism बने हैं, ऐसा डार्विन्स का मानना था. He proposed that the principle of natural selection is responsible for the evolution. उनके हिसाब से जो थियरी थी नेचुरल सिलेक्शन की, इनके वजह से ही एवोल्यूशन संभव हो पाया. नेक्स्ट साइंटिस्ट, लेमार्किज्म. जीन बैप्टिस्ट लेमार्क proposed that the morphological changes occur in living organisms are responsible for evolution, and reason behind those morphological changes is activity or laziness of that organism. He called this concept as a principle of use or disuse of organ. अब लेमार्किज्म के हिसाब से एक साइंटिस्ट है, उनके हिसाब से
जो भी एवोल्यूशन आया मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की वजह से है। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशन आया है, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ओके ना, बहुत सारे जो ऑर्गेन्स होते हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते थे या तो फिर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते थे, ठीक है। इसके वजह से वो ऑर्गेन क्या हो गए, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गए, ठीक है। बहुत सालों तक वो ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं किया तो वो ऑर्गन क्या हो जाते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन हो जाते हैं। Further, he said that the neck of the giraffe have become too long due to the browsing on the leaves of tall plant by extending their neck for several generation. ऐसे माना जाता है कि जो जिराफ के नेक जो है यहाँ पे जो टॉल है, ठीक है, तो वो उनकी गर्दन लंबी हो, एक दिन में नहीं हो, इट टेक्स सेवरल ऑफ ईयर्स, ओके, देन द नेक ऑफ द जिराफ हैज़ बिकम लॉन्ग अकॉर्डिंग टू द लेमर्किज्म, बिकॉज वो ऐसे पत्ते खाते थे, ठीक है। वो पेड़ था, ठीक है, वो काफ़ी हाइट पे था, उनके पत्ते भी काफ़ी हाइट पे थे, तो वो बहुत कोशिश करते थे ऊपर जाने के लिए, ठीक है, गर्दन ऊपर करके खाने की कोशिश करते थे। तो धीरे धीरे उनके जनरेशन में चेंज आता गया और आज जिराफ की नेक काफ़ी हाइटेड है, ओके, लंबी है जिराफ की नेक। Similarly, shoulders of the iron smith have become very strong due to the frequent hammering movement. का बार बार लोहार, ठीक है, आयरन स्मिथ, ठीक है, काम करते हैं एक ही हाथ से, ठीक है, तो उनके जो शोल्डर है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गए। विंग्स ऑफ द बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच एंड ईम्यू हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज़। अब जैसे जो विंग्स होते थे बर्ड्स के, लाइक ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, ठीक है, और ईम्यू ऑस्ट्रिया में पाया जाता है, और ईम्यू, ये दो जो बर्ड है, ठीक है, उनके जो विंग्स है वो काफ़ी वीक हो गए क्योंकि बहुत सालों तक वो अपने विंग्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो धीरे धीरे जनरेशन के बाद जनरेशन आती गई तो उनके विंग्स कमज़ोर हो गए और आज उसके विंग्स कोई काम के नहीं। लेग्स ऑफ द बर्ड्स लाइक स्वैन एंड डक हैव बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग ड्यू टू द लिविंग इन वाटर। और जो स्वैन और जो डक होते हैं, ठीक है, जो पानी में ही रहते हैं, तो उनके जो पाँव हैं, ओके, वो यूजफुल हो गए स्विमिंग करने के लिए। एंड स्नेक्स हैव लॉस्ट देयर लेग्स बाय मॉडिफिकेशन इन द बॉडी फॉर बोरोइंग द हैबिट। अब जो स्नेक्स के जो पाँव थे पहले, ठीक है, लेकिन वो पाँव इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे और धीरे 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 वो पाँव नहीं रहे स्नेक की जनरेशन में, ठीक है, क्योंकि स्नेक को आदत है बिल में रहने की, बोरोइंग करने की, ठीक है, तो उनके पाँव का इस्तेमाल ना करने के कारण आज उनकी जनरेशन में दे डोंट हैव अ लेग्स। All these examples are the type of acquired character and the transfer from one to other generation. This is called as a theory of inheritance of acquired characters और लेमार्किज्म। ये थियरी थी लेमार्किज्म की कि इस तरह से होता है। लेमार्किज्म के बारे में पढ़ते हैं। जीन बैप्टाइज लेमार्क 1744-1829। Lamarck proposed that the activities of the organism are responsible for the evolution. This French naturalist proposed that each animal or plant undergoes some changes in its lifespan and those changes are transferred to the next generation and such changes occur in the next subsequent generation too. जो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो ट्रांसफ़र होते हैं और जो जिसका यूज़ नहीं करते हैं बहुत सालों तक, ठीक है, वो धीरे धीरे यूजलेस हो जाते हैं वो ऑर्गन्स और फिर वो काम नहीं रहते आगे के जनरेशन में। ऐसा लेमार्किज्म का मानना था। Development of organ due to the specific activities or the degeneration due to no use at all was widely accepted, but transfer of those character from generation to generation was rejected. देखिए ऑर्गेन के एक्टिविटीज़, जो ऑर्गेन जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ठीक है, उनके जो ऑर्गेन्स का यूज़ होते थे, ठीक है, वो माना गया पूरे विश्व में, ठीक है, लेकिन कैरेक्टर उनके ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ये नहीं माना गया। इसके ऊपर रिजेक्शन हो गया उनकी थियरी लेमार्किज्म की, बिकॉज इट हैज़ बीन वेरीफाइड दैट मेनी टाइम दैट द मॉडिफिकेशन ब्रॉट इन अस आर नॉट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड थियर बाय लेमार्क थियरी वॉज डिसअप्रूव। होता क्या है कि जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाती है कोई भी स्पीशीज़ की, ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन में कुछ मॉडिफिकेशंस आते हैं, ठीक है, तो वो मॉडिफिकेशन पहले वाली जनरेशन में नहीं थे, लेकिन अब नेक्स्ट जनरेशन में वो मॉडिफिकेशन आ गए कोई भी स्पीशीज़ की, ठीक है, तो वो कैरेक्टर उसके ट्रांसफ़र नहीं होते,
ठीक है, ट्रांसफ़र के वजह से मॉडिफिकेशन नहीं आते, वो आ जाते हैं मॉडिफिकेशन। ओके, देर इज़ अ मॉडिफिकेशन इन एवरी जनरेशन। ओके, तो ये मानना कि हर एक कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, हर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, लेमार्किज्म के हिसाब से ये थियरी सही नहीं था, सो इट वॉज रिजेक्टेड। The living organism can transfer the character which it has acquired to the next generation. This is called as the ancestor of acquired character. Okay. Now next, speciation. Formation of new species of plants and animal is the effect of evolution. Evolution आता है because of new species. जैसे जैसे evolution आ रहा है, ठीक है, नए नए species of plants और animals भी आ रहे हैं। ओके, इसे ही बोलते हैं evolution. Species is a group of organism that can produce a fertile individual through the natural reproduction. Each species grow in a specific geographical condition. हर एक species को grow करने के लिए एक particular condition चाहिए। ओके, देयर फूड हैबिट रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड इज़ डिफरेंट। सबकी जो खाने पीने की आदत है, रहने की आदत है, रिप्रोड्यूस की करने की आदत है, सबकी ऑर्गेनिज्म की सभी स्पीशीज़ की अलग अलग होती है। हाउएवर जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम अर्लियर वन। बिसाइड जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। खाली जीन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जेनेटिक रिजल्ट, कंडीशन, क्लाइमेटिकल कंडीशन भी रिस्पॉन्सिबल है स्पीशीज़ की एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए। सिमिलरली जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैन ऑल्सो लीड टू द स्पीशीज। ह्यूमन एवोल्यूशन. द बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन टुडे हैज़ बीन सेड टू बी इन फॉर्म वेरी सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इवोल्यूशन. हमारे शुरुआत हुई थी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, जो कि हम लोग ने पहले भी पढ़ा था। ओके, सिंगल सेल से, और बाद में धीरे धीरे टुडे वी आर डेवलप विद द मल्टी सेलुलर. In this evolution, origin of human evolution can be shown as per the picture given below. आप देख सकते हैं ये वाला जो पिक्चर है जो नीचे दिया है, यहाँ से शुरुआत हुई थी, ठीक है, और क्रो-मैग्नन मीन्स क्रो-मैग्नन, फिर निएंडरथल मैन, ये आगे आएगा अभी आपको, ठीक है। टुडे वी आर मॉडर्न मैन। ओके, इस तरह से डेवलप्ड हुआ था, इसको हम लोग समझेंगे। In this evolution, origin of human evolution can be shown as the picture given below. Last dinosaur disappeared approximately 7 crore years ago. 7 करोड़ साल पहले डायनासोर डिसअपियर हो चुके थे. At that time, monkey-like animals are said to be evolved from some ancestor who were more or less similar to the modern lemurs. Lemurs means it is kind of a monkey only. Tail of this monkey-like animal of Africa is said to be disappear about 4 crore years ago. जो ये मंकी की टेल थी जो अफ्रीका में पाए जाते थे, उनकी जो पूंछ थी, जो टेल थी, वो डिसअपियर हो गई थी, गायब हो चुकी थी 4 करोड़ साल पहले. दे डेवलप ड्यू टू द एनलार्जमेंट इन ब्रेन. देयर हैंड्स वर ऑल्सो इम्प्रूव एंड थर्स एप लाइक एनिमल वर इवॉल्व. ठीक है, फिर धीरे धीरे उनके जो हाथ है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आने लगे. देखिए, ऐसा होता है कि एक तो मंकी के हैंड और एक ह्यूमन के हैंड, उसमें उंगली के अलावा जो थंब होता है, ठीक है, तो जो थंब है, अंगूठा, वो उंगली को टच कर सकते हैं. एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इन द मंकी एंड ह्यूमन. सो दिस वाज द माइलस्टोन which was developed. They developed due to the enlargement in brain and their hands were improved and thus ape-like animal were evolved. Meanwhile, this ape-like animal reached in the South and Northeast Asia and finally evolved in the gibbon and orangoutan. Okay, this is also a kind of a monkey. देखिए, ऐसा होता है कि दो कॉन्टिनेंट में ज़्यादा ये डेवलपमेंट हुआ. ओके, एक तो अफ्रीका और एक एशिया. अफ्रीका में आप पाएंगे गोरिल्ला चिंपैंजी, ओके, उनकी स्पीशीज मंकी की, और एशिया में पाएंगे गिबन और ऑर्गेन्यूटन, ये मंकी की स्पीशीज आप पाएंगे. Remaining ape-like animal stayed in Africa and from them gorilla and chimpanzee evolved about 2.5 crores of years ago. Evolution of some of the 2 crore year old species of apes seem to be occur in different way. They have no use, they had to use their hand more for eating food and other work. धीरे धीरे जो 4 पाँव पे चलने लगे थे, ठीक है, अब 2 पाँव पे चलने लगे, और उनके जो 2 आगे के हाथ थे वो फ्री हो चुके थे ताकि वो काम कर सके. अब देखिए, यहाँ पे आपको ये पूरा एक चार्ट दिया है. ओके, तो यहाँ पे दिया है जैसे एंशिएंट एनिमल्स लाइक लेमूर्स, ओके, जो एकदम ऑलमोस्ट मंकी की जैसे लगेंगे, जो कि 7 करोड़ ईयर्स पहले थे. फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आया, इसे बोलते हैं इजिप्ट्रोपिथिकस. इजिप्ट्रोपिथिकस दैट इज़ अबाउट 4 करोड़ ईयर्स होगो. ओके,
फिर धीरे से थोड़ा और डेवलप होने लगे। फिर नेक्स्ट ड्राइपिथिकस दैट इज़ 2.5 करोड़ ईयर्स अगो। ओके, फिर और डेवलप्ड होने लगे, इस तरह से डेवलप्ड हो रहा है। ओके, नेक्स्ट रामापेथिकस दैट इज़ 1 करोड़ ईयर्स अगो, and then Australopithecus that is 40 lakhs years ago. Next skilled human that is 20 lakhs years, इसमें skilled आने लगे, स्किल कुछ काम करने लगे, ह्यूमन जैसे बनने लगे वो, और स्किल वाला कुछ काम करने लगे। ठीक है, जैसे लकड़ियाँ काटना, ठीक है, इस तरह से कुछ काम करने लगे। ठीक है, मैन विथ इरेक्ट पोस्चर, यहाँ पे जो झुक के चल रहे थे, लेकिन ये एज में, ठीक है, अबाउट 1.5 lakhs years ago